हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोग आई होप कि आप लोग जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ वैसे आप लोग कर रहे होंगे, याद कर रहे होंगे, कॉपी पे लिख रहे होंगे और सबसे बड़ी बात धैर्य रख रहे होंगे, हार नहीं मान रहे होंगे। कभी कभी मन विचलित होता होगा तो आप अपने ज्ञान से, जो आपके टीचर ने दिया है, जो हमने दिया है, जो आपके गार्जियन ने दिया है, उसको यूज़ करके आप फिर से अपने काम में लग जाते होंगे, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए। तो ज़्यादा बात मैं करता नहीं हूँ, आपको पता है जिस काम के लिए आए हैं उस काम को कंप्लीट करते हैं पवित्रता के साथ। पार्ट 2 आज हम लोग करेंगे। पार्ट 1 भारत इज़ माई होम का हमने कल किया था और जितने क्वेश्चन हमने भारत इज़ माई होम में किए थे उसके आगे हम लोग करेंगे और उसके आगे जो पैराग्राफ हम लोग ख़त्म करने वाले हैं, पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 4 और पैराग्राफ 5, पैराग्राफ 6 और यू कैन से जो आपके बुक में जो पॉइंट है 3, 4, 5, 6 इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव हम लोग करने जा रहे हैं। ये पैराग्राफ है आपका और इसका क्वेश्चन नंबर 1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं। हु गेव द कॉन्स्टिट्यूशन टू द स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। मतलब इतिहास में यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन तो था नहीं, संविधान तो था नहीं, तो किसने सबसे पहले स्टेट को, मतलब इस भारत देश को, आपको अक्सर याद कराया जाता है स्टेट का मतलब राज्य याद करवाया जाता है और सेंटर मतलब केंद्र। तो आप ये संविधान जब पढ़ोगे तो वहाँ से पता चलेगा स्टेट का डेफिनेशन क्या होता है। तो जहाँ पर रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चीज़ें चलती हैं, जहाँ पे एक तरीके का आर्टिकल्स हैं, एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है, लोग फॉलो करते हैं, तो उसको हम लोग स्टेट बोल दिया करते हैं। तो यहाँ पर राज्य नहीं है, पूरे देश की बात हो रही है। तो जो ये स्टेट है, जो भारत जो राज्य है, भारत जो हमारा देश है, ठीक। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे सर भारत तो राज्य आप कह रहे हैं। यहाँ पे राज्य मतलब जहाँ पे राजपाट चल रहा है, यहाँ पे इस तरीके का सेंस दिया जा रहा है, ठीक है। वहाँ पर जब सेंटर और स्टेट की जब बात करते हैं तब वहाँ पे सेंटर मतलब केंद्र हो जाता है, स्टेट मतलब राज्य हो जाता है। यहाँ पर द स्टेट का मतलब है पूरा इंडिया। तो किसने पूरे इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, संविधान दिया? पहली बार ब्रिटिश लोगों ने दिया था। क्या अंग्रेज लोग हमें संविधान देकर गए थे? द पार्लियामेंट, क्या हमारे सांसद ने दिया था? ऑप्शन सी द फ्री सिटीजन्स ने, या द यूनाइटेड नेशन ने, या जो अंतर्राष्ट्रीय जो संघ है उसने दिया है। तो आपने इतिहास में पढ़ा होगा और इस बुक में भी एक तरीके से समझाया गया है कि यहाँ के जो लोग, यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, आज़ाद हो जाने के बाद बैठक हुई थी और एक संविधान बनाया गया। तो वो किसने बनाया? पार्लियामेंट तो उसमें है, संविधान में पार्लियामेंट का जिक्र होता है। अंग्रेज हमें संविधान देंगे नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संघ देंगे नहीं। तो यहाँ के जो फ्री सिटीजन थे, जो यहाँ पर हम लोग आज़ाद हो गए थे और सबने मिलकर, जिसमें भीमराव अंबेडकर ने सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द फ्री सिटीजन्स। हाउ डिड द एंशिएंट पीपल स्ट्राइव टू रियलाइज timeless values? Through foreign help, through wars and invasion, through cooperation of diverse ethnic element, या through colonial rule। तो ये कह रहे हैं कि जो इनको वैल्यूज़, जो भारत देश में लोगों को जो मूल्य, जो नैतिकता मिली हुई है, जो कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वो और करते हुए आए हैं, वो किसकी वजह से करते हुए आए हैं? क्या विदेश के लोगों ने मदद की है? थ्रू वॉर्स एंड इन्वेजन, इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं, हमले हुए हैं, या थ्रू कॉपरेशन ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट, कि जो अलग अलग जो समुदाय हैं उनमें आपस में सामंजस्य रहा है, उसने हमारे नैतिकता को एहसास दिलाया है। जितने भी प्राचीन लोग हैं, देखो क्या लिखा है, हाउ डिड द एंशिएंट पीपल स्ट्राइव टू रियलाइज टाइमलेस वैल्यूज़। मतलब कि जो नैतिकता है, जो लोग अच्छी अच्छी बातें, समाज में शांति आने के लिए जो चीज़ें इतना
चाहते हैं और महसूस किए वो किसकी वजह से किए हैं, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग समुदाय में क्या होता था, आपस में सामंजस्य होता था। और चौथा ऑप्शन है थ्रू कॉलोनियल रूल, कि जो कॉलोनियल रूल, जब अंग्रेज़ लोग हमारे पास थे उनको कॉलोनियल रूल कहा जाता है, मतलब अंग्रेज़ों का शासन। तो राइट आंसर अब आपको पता चल ही गया होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज द स्पीकर प्लेज हिमसेल्फ टू। जो स्पीकर है, स्पीकर यहाँ पर कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, उन्होंने अपने आप से क्या शपथ लिया है? सर्विस ऑफ वेल्थ, सर्विस ऑफ वैल्यूज, सर्विस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलोन, सर्विस ऑफ लीडर्स। सर्विस ऑफ वेल्थ, क्या उन्होंने धन के लिए जो सेवा है वो देंगे, उन्होंने ये शपथ ली थी। सर्विस ऑफ वैल्यूज़, जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी आपको नैतिकता पढ़ाई गई है, जो भी आपको सिखाया गया है अच्छी अच्छी चीज़ें एक मानवता के दृष्टि से, क्या उसके लिए वो सेवा करेंगे। सर्विस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलोन, मात्र वो संविधान के लिए काम करेंगे या वो नेताओं के लिए काम करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्विस ऑफ वैल्यूज़। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट रिमेन्स इटर्नली वैलिड डिस्पाइट द चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेज। कह रहे हैं परिस्थितियाँ चाहे कुछ भी हो, क्या ऐसा है जो हमेशा मान्य रहेगा? द कॉन्स्टिट्यूशन, द वैल्यू, द स्टेट या द सिटीजन। क्या संविधान हमेशा रहेगा? क्या जो हमारा जो नैतिकता है वो हमेशा रहेगा? जो राज्य है हमारा, जो देश है, हमेशा ये रहेगा? जो नागरिक हैं वो हमेशा रहेंगे? तो कह रहे हैं कि सब चीज़ें बदल सकती हैं, बट जो वैल्यू हैं वो कोई भी परिस्थिति हो जाए वैल्यूज़ हमारी नहीं बदलेगी। और ये आप इतिहास में देख सकते हैं, आप अपने इतिहास में देख सकते हैं कि इतने सारे लोग हम पे हमला करके गए, इतना हम लोग को गुलाम बनाया, लेकिन अभी तक हमारी सभ्यता जो है वो अडिग है। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, स्पीकर के हिसाब से हाउ इज़ द पास्ट डिस्क्राइब्ड, भूतकाल को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? डेड एंड फॉरगटन, कि वो भूला जा चुका है उस तरीके से। अलाइव एंड डायनामिक, अलाइव है, जीवित है, और डायनामिक है, समय के हिसाब से वो बदलने की चेष्टा रखता है। यूजलेस एंड अनइम्पॉर्टेंट है, बिना किसी काम के है और महत्वपूर्ण नहीं है। ओनली ए मेमोरी, मात्र ये एक याद है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलाइव एंड डायनामिक। जो हमारा जो पास्ट है वो कैसा है, वो अलाइव है, अभी जिंदा है, और डायनामिक है, जो वो समय के हिसाब से जो है वो बदल रहा है। पैराग्राफ 4 से संबंधित, व्हाट डज द प्रोसेस ऑफ कांस्टेंट रिन्यूअल सिग्निफाई। कह रहे हैं कि ये जो प्रोसेस बता रहे हैं, प्रोसेस किस चीज़ का, कांस्टेंट रिन्यूअल का, मतलब कि एकदम एक कांस्टेंट स्पीड से, जैसा कांस्टेंट किसको बोलते हैं, जो एक जैसा बना हुआ हो, वो बदल नहीं सकता है। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो भारत जो है उस जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है वो एक ही स्पीड से रिन्यू होता जा रहा है। रिन्यू किसको बोलते हैं, आप पैक डलवाते हो, पैक रिन्यू करवाते हो, जैसे आपका रिचार्ज ख़त्म हो जाता है तो क्या करते हो, रिन्यू करवाते हो, फिर से उसको नए सिरे से रिचार्ज करते हो और आपका पैक शुरू हो जाता है। तो कह रहे हैं कि जो यहाँ का भारत का जो संस्कृति है, भारत के जो लोग हैं, वो एक कांस्टेंट रिन्यूअल करते हैं, मतलब कि कुछ भी हो जीवन में वो फिर से रिन्यू हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या सिग्निफाई करता है, ये क्या किस चीज़ का प्रतीक है, यही क्वेश्चन कर रहे हैं। पॉलिटिकल ग्रोथ, व्हाट डज द प्रोसेस ऑफ कांस्टेंट रिन्यूअल सिग्निफाई। तो इसका आंसर क्या होगा, पॉलिटिकल ग्रोथ होगा, ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड कैरेक्टर, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी या ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। क्या पॉलिटिकल ग्रोथ की यहाँ बात हो रही है, राजनीतिक विकास की, ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर, हमारे भारत का जो संस्कृति है और जो करैक्टर है उसकी बात हो रही है, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, आर्थिक दृष्टि से जो वृद्धि होगी उसकी बात हो रही है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जो लोग हैं, जो जनता है वो बढ़ेंगे, ये सिग्निफाई कर रहा है। तो ये प्रोसेस ऑफ कांस्टेंट रिन्यूअल क्या है, क्या ऐसी चीज़ है जो कि समय के हिसाब से रिन्यू होती जा रही है, वो है ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड
करेक्टर, जो देश का जो संस्कृति है, जो करेक्टर है, उसमें जो है वो वृद्धि आ रही है, उसी को ये कह रहे हैं कांस्टेंट रिन्यूअल। क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, स्पीकर के हिसाब से हुज बिजनेस इज टू मिनिस्टर दिस रिन्यूअल। कह रहे हैं कि स्पीकर के हिसाब से हुज बिजनेस, यहाँ पे बिजनेस मतलब व्यवसाय नहीं है, किसका काम जो है वो इस चीज़ की रखवाली करता है, देखता है कि सच में वो चीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये वाला चीज़ कि कांस्टेंट रिन्यूअल हो रहा है, क्या सच में राष्ट्रीय जो संस्कृति है, करेक्टर वृद्धि हो रही है, वो कौन सा चीज़ है जो देखता है। तो राइट आंसर क्या होगा वो आप बताएंगे। आपके पास ये चारों ऑप्शन हैं, क्या गवर्नमेंट होगा, क्या सिटीजन होगा, क्या एजुकेशन होगा और क्या आर्मी होगा। यहाँ पर मिनिस्टर का मतलब मंत्री मत समझना, ठीक है ना। यहाँ पे टू मिनिस्टर है, मतलब कि वो एक तरीके से गवाही देता है, एक तरीके से वो देखभाल करता है, वो एक पहचान है। क्या है वो, किसका काम जो है, किसका काम है, ये गवाही देता है कि नहीं सच में जो रिन्यूअल हो रहा है, जो हमारी संस्कृति और करेक्टर जो देश का बढ़ रहा है, अच्छा हो रहा है, वो क्या गवाही देता है। क्या वहाँ की सरकार, क्या वहाँ के नागरिक, क्या वहाँ की शिक्षा या वहाँ की फौज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ का एजुकेशन। यहाँ के जैसे लोग होंगे, जैसे शिक्षित होंगे, जैसी शिक्षा मिलेगी, उसी से तो पहचान बनती है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एजुकेशन। On what basis does the speaker believe he was chosen for the high office? कह रहे हैं कि किस आधार पे उनको लग रहा है कि लोगों ने उनको चुना है हाई ऑफिस के लिए। हाई ऑफिस मतलब प्रेसिडेंट के लिए। पॉलिटिकल सर्विस देते हैं इसलिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म करेंगे इसलिए, सी लॉन्ग एसोसिएशन विद एजुकेशन, शिक्षा से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं इसलिए, मिलिट्री अचीवमेंट मतलब कि आर्मी वगैरह या कहीं पे फौज की तरफ से कुछ अभियान हुआ हो, उसमें कुछ सफलता मिली हो, इस चीज़ के लिए लोगों ने विश्वास दिलाया है। राजनीति में ये सेवा देते हैं इसलिए लोगों ने सोचा कि इनको प्रेसिडेंट बना देते हैं। आर्थिक दृष्टि से उन्होंने कुछ काम किया है इसके लिए इनको प्रेसिडेंट बना देते हैं, या शिक्षा से लंबे समय से जुड़े हुए हैं इसलिए इनको भारत का राष्ट्रपति बना देते हैं, या इन्होंने फौज की दृष्टि से कुछ सफलता प्राप्त की हैं इसके लिए इनको कुछ किया जाना चाहिए। सेना में कुछ इन्होंने काम किया है या और सेना में कुछ इनको सफलता मिली है इसलिए इनको राष्ट्रपति बना देते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लंबे समय तक ये शिक्षा से जुड़े हुए थे और लोगों को ये भरोसा था कि ये देश के लिए काम करेंगे उस तरीके से जिस तरीके से करना चाहिए, जिस तरीके से हमारे भारत का संस्कृति, हमारा संविधान बच सके, ठीक से काम कर सके। What does the speaker consider a prime instrument of national purpose? देश के उद्देश्य के लिए प्राइम इंस्ट्रूमेंट क्या है, मेन हथियार क्या है। अपने देश के उद्देश्य को पूरा करना है तो मेन वेपन क्या है, इकोनॉमी, आर्थिक, अर्थशास्त्र या आर्थिक, रिलीजन, धर्म, ऑप्शन सी एजुकेशन, ऑप्शन डी कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप बताएं कि इकोनॉमी जो आर्थिक जो गतिविधियां होती हैं, जो आर्थिक दृष्टि से हम मजबूत हो जाएंगे, क्या ये मेन औजार है देश के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, क्या धर्म है, क्या शिक्षा है या संविधान है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एजुकेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में कहीं ना कहीं ये बताया गया है कि शिक्षा जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके घर में आप देखोगे अगर थोड़ा बहुत एस्केलेशन आया है, थोड़ा बहुत आपका घर थोड़ा सा ऊपर उठा है आर्थिक दृष्टि से या सामाजिक दृष्टि से या फिर आप कहो किसी भी दृष्टि से अगर ऊपर उठा है तो कहीं ना कहीं उसमें शिक्षा का योगदान होगा। तो इसीलिए आपको शिक्षा पर ध्यान देना है और शिक्षा एकमात्र चीज़ है जो हमेशा काम आएगी, हमेशा काम आएगी। इस बात को दिमाग में आप रखो।
शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि बस स्कूल में जो आपने किताब वगैरह में पढ़ा है, जो भी आप चीज़ें अपने दिमाग में रखे हुए हो शिक्षा ही कहलाती है। भले वो आपको आसपास पड़ोसियों से मिले, आपके माता पिता से मिले, आपके टीचर से मिले, कहीं से मिले, आपके दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन जा रही है दैट इज़ ए पार्ट ऑफ एजुकेशन। अब जैसा आप एजुकेशन ले रहे हैं वैसे आप बन जाएंगे। तो आप थोड़ा सा वाइज बनिए, चालाक बनिए कि मुझे किस तरीके का एजुकेशन लेना है। क्वेश्चन नंबर 26, टू व्हाट डज द स्पीकर प्लेज लॉयलिटी। स्पीकर जो हैं जाकिर हुसैन जो हैं वो किसके प्रति कह रहे हैं कि मैं वफादार रहूँगा? पास्ट कल्चर के प्रति, मॉडर्न वैल्यूज़ ओनली, वन रिलीजन, या ओनली इंडियन रूलर्स? जो हमारे इतिहास से जो कल्चर उठ के आया है उसके प्रति मैं वफादार रहूँगा। जो आजकल जो नैतिकता का हमें बताया जाता है, आजकल के हिसाब से जो नैतिकता वाली चीज़ें हैं उसका मैं ध्यान रखूँगा। वन रिलीजन, मैं धर्म, एक ही धर्म हो उसके लिए मैं वफादार रहूँगा। ओनली इंडियन रूलर्स, जो भारत के जो रूलर्स हैं, शासन करने वाले हैं, उनके प्रति मैं लॉयल रहूँगा। तो उन्होंने कहा कि जो पास्ट में हमारा कल्चर रहा है, जो हमारे भूतकाल में जो हमारी संस्कृति रही है उसके प्रति मैं क्या रहूँगा? वफादार रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डज द स्पीकर प्लेज टू सर्व। स्पीकर ने क्या शपथ ली कि मैं ये सर्व करूँगा? सर्व मतलब सेवा देना, सेवा करना। द पीपल ओनली, क्या वो सिर्फ लोगों की सेवा करेंगे? द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली, वो संविधान की। द टोटलिटी ऑफ हिज कंट्रीज कल्चर, संपूर्ण रूप से देश की संस्कृति को। द गवर्नमेंट को, सरकार को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द टोटलिटी ऑफ हिज कंट्रीज कल्चर। द स्पीकर्स लॉयलिटी इज इररिस्पेक्टिव ऑफ, ऑप्शन ए रिलीजन और लैंग्वेज, वेल्थ और पॉवर्टी, एज और जेंडर, स्टेट और टेरिटरी। कह रहे हैं कि जो स्पीकर की जो लॉयलिटी है, स्पीकर की जो वफादारी है, इज इररिस्पेक्टिव ऑफ वेल्थ और पॉवर्टी, क्या वो धन और गरीबी को देखते हुए, या एज और जेंडर, जो उम्र होती थी और जो उनका लिंग होता था उसके ऊपर, या जो राज्य होता था या उसका जो क्षेत्र होता था उसके ऊपर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिलीजन एंड लैंग्वेज, कि जो धर्म होता था और लैंग्वेज होता था उसको वो देखते हुए कुछ नहीं करते थे। वो धर्म और भाषा को देखते हुए कुछ नहीं करते थे। जो सही चीज़ है वो ऐसा करेंगे, वो स्पीकर की लॉयलिटी थी, वफादारी थी। देखो यहाँ पर लिखा भी है, आई प्लेज माई लॉयलिटी टू माई कंट्री। कह रहे हैं कि मैं अपने देश की वफादारी के लिए क्या करता हूँ? प्लेज करता हूँ, शपथ लेता हूँ। इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, मतलब हम धर्म और भाषा को ध्यान में नहीं रखेंगे। इररिस्पेक्टिव का मतलब होता है कि इसके बिना ध्यान में रखे हुए मैं वफादारी करूँगा अपने देश की। द स्पीकर प्लेजेस टू वर्क फॉर वेलफेयर विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ। कह रहे हैं कि मैं जो है देश के लिए काम करूँगा, उनकी भलाई के लिए काम करूँगा बिना किसी के भेदभाव के। विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ मतलब किस में ये अंतर नहीं करेंगे। डिस्टिंक्शन मतलब किसी चीज़ में अंतर देखना, तो किस चीज़ में ये अंतर नहीं देखेंगे? कास्ट, कलर और क्रीड, वेल्थ और एजुकेशन, एज और प्रोफेशन, स्टेट और जेंडर। वो किस चीज़ में अंतर नहीं करेंगे? जात पात, कैसा रंग है शरीर का, या किस समुदाय से, किस धर्म से आते हैं, इस आधार पर कभी वो अंतर नहीं करेंगे। क्या वो ये कह रहे हैं? क्या वो ये कह रहे हैं कि मैं धन और शिक्षा के आधार पर भेदभाव नहीं करूँगा? क्या एज और प्रोफेशन, उम्र और जो पेशा है उस पर नहीं करूँगा? स्टेट और जेंडर, जो राज्य है या जो लिंग है उस पर मैं नहीं करूँगा? ये क्या कह रहे हैं कि मैं दूसरों की जब भलाई करूँगा तो मैं किसके बीच में अंतर नहीं करूँगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं जात पात, रंग और धर्म के आधार पर कोई अंतर नहीं करूँगा, जो सही चीज़ है वही करूँगा। क्रीड का मतलब होता है कोई धार्मिक विश्वास। क्रीड और रिलीजन में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। रिलीजन हो जाता है वो सारी चीज़ें, विश्वास भी हो जाता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो जाता है, त्यौहार भी हो जाता है,
सब चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन क्रीड में सिर्फ और सिर्फ विश्वास होती है कि आप क्या विश्वास रखते हैं उस धर्म के प्रति। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट डज द स्पीकर कंसिडर हिज होम? ऑप्शन ए, हिज स्टेट ओनली, हिज सिटी, द होल ऑफ भारत, हिज बर्थ प्लेस। स्पीकर के हिसाब से उनके लिए उनका घर क्या है? क्या उनका घर सिर्फ हिज स्टेट ओनली है, जो उनका राज्य है, जिस राज्य से आते हैं, क्या उनका सिर्फ वो देश है? हिज सिटी, वो अपने शहर को अपना घर मानते हैं? पूरे भारत को अपना वो घर मानते हैं? या जहां वो जन्म लिए हैं उसको वो अपना घर मानते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूरे भारत को वो अपना क्या मानते हैं? घर मानते हैं। हु मेड द स्पीकर द हेड ऑफ द फैमिली? किसने उनको हेड बनाया परिवार का? परिवार यहाँ पर मतलब भारत का। हम भारतवासी सब क्या हैं? एक परिवार हैं हम लोग। तो इस परिवार का हेड राष्ट्रपति। तो किसने बनाया इनको राष्ट्रपति? द गवर्नमेंट ने, द पीपल ने, द आर्मी ने, या पार्लियामेंट ने? राइट आंसर क्या हो जाएगा? द पीपल ने। राइट आंसर द पीपल। व्हाट इज द स्पीकर्स एंडेवर? जो स्पीकर हैं उनका एंडेवर क्या है, मतलब किस तरफ अग्रसर हो रहे हैं, क्या उनका लक्ष्य है? टू एक्सपेंड द नेशन, पूरे भारत को एकदम एक्सपेंड करना है, उसका क्षेत्रफल बढ़ाना है। टू मेक भारत स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, भारत को मजबूत और सुंदर बनाना है। ऑप्शन सी, टू गेन पावर, पूरा एकदम शक्ति गेन करना है, बढ़ाना है। टू इंक्रीज वेल्थ, धन को बढ़ाना है। तो आप समझो कि सिर्फ क्षेत्रफल बढ़ाने से क्या होगा, शक्ति बढ़ाने से क्या हो जाएगा, धन बढ़ाने से क्या हो जाएगा? सब मिलजुल के हमें क्या करना है? भारत को मजबूत और सुंदर बनाना है। पैराग्राफ 6 का क्वेश्चन नंबर 1 और ओवरऑल देखा जाए तो 33rd क्वेश्चन। हाउ इज द फैमिली डिस्क्राइब्ड? परिवार को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है? स्मॉल एंड स्टैटिक है, जो हमारा परिवार है, भारतीय जो परिवार है, छोटा है। बिग एंड ग्रोइंग फास्ट, बड़ा है और बड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऑप्शन सी, डिक्लाइनिंग इन साइज, साइज में धीरे धीरे छोटा हो रहा है। ऑप्शन डी, स्टेबल और बैलेंस्ड है। स्टेबल मतलब कि स्थिर है, स्टेबल हो गया है वो, अब उसको कोई खराब नहीं कर सकता है, स्टेबल हो गया है। और बैलेंस्ड है, बैलेंस मतलब कि संतुलित हो गया है, हर जगह से क्या है? संतुलित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा है और तेजी से बढ़ रहा है। व्हाट मस्ट ईच पर्सन डू? सभी पर्सन को क्या करना चाहिए? सिट बैक एंड रिलैक्स, हमें आराम से बैठना चाहिए, आराम करना चाहिए। पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग न्यू लाइफ, हमें उसमें भाग लेना चाहिए, जो हमारा देश है उसको आगे बढ़ाने में हमें उसमें भाग लेना चाहिए। वर्क ओनली फॉर हिमसेल्फ, सिर्फ हमें अपने लिए काम करना चाहिए। लीव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लीडर्स, ये सारी जिम्मेवारी नेता पर छोड़ देते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग न्यू लाइफ। हम सब नागरिक को अपना अपना कर्म करना है और उसी को बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? देश को आगे बढ़ाने में साथ दे रहे हैं और भाग ले रहे हैं। Why can no one afford to sit back? कह रहे हैं कि क्यों कोई आराम से बैठ नहीं सकता है? क्यों ऐसा कह रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टास्क अहेड आर टू डिमांडिंग, आगे जो हमारा जो टास्क है काफ़ी डिमांडिंग है, काफ़ी जो है हमें काम करना है, काफ़ी ज़रूरत है भारत को। अदर विल टेक केयर, क्योंकि बाकी लोग ध्यान रख लेंगे। लीडर्स विल मैनेज, नेता लोग मैनेज कर लेंगे। ऑप्शन डी, देयर इज़ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जिम्मेवारी नहीं है, इसीलिए वो बैठ नहीं सकते हैं। क्वेश्चन यही है कि हम लोग आराम से बैठ नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो टास्क है वो काफ़ी क्या है? डिमांडिंग है, आगे देश के लिए काफ़ी कुछ करना है, इसीलिए समय नहीं है, बैठो नहीं, आराम मत करो। और आपके एग्ज़ाम के लिए भी समय नहीं है, तो आप लोग बैठ नहीं सकते हो, आगे जाकर काफ़ी कुछ आपको करना है, लक्ष्य को पूरा करना है, तो आप लोग आराम से नहीं बैठेंगे, अपने काम पर लगे रहेंगे। तो राइट आंसर, टास्क अहेड आर टू डिमांडिंग। व्हाट डज द सिचुएशन डिमांड? जो हमारी परिस्थितियां हैं, जो स्थिति है वो क्या डिमांड करती है? मोर रेस्ट, ज़्यादा आराम करना। मोर प्लानिंग, ज़्यादा योजना बनाना है।
साइलेंट, सिंसियर, सॉलिड एंड स्टेडी वर्क, एकदम शांतिपूर्वक, एकदम सिंसियर होकर लगन के साथ, मजबूती के साथ, स्थिरता के साथ हमें काम करना है। पॉलिटिकल डिबेट, हमें राजनीतिक बस तर्क वितर्क करते रहना है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हमें क्या होना चाहिए, एकदम शांतिपूर्वक, लगन के साथ, मजबूती के साथ, स्थिरता के साथ अपने काम को करते रहना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आप लोग ढंग से इसको पढ़े होंगे। थैंक यू वेरी मच। एंड क्या, जाओ खाओ पियो और सो जाओ। गुड नाइट।